बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की इस सीरियल की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अलबर्क इस शोरोगुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की इसकी तरफ देखती और जरा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती थी। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की से जाता देखती रही। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। इसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए हैं? ये मेरा बाप नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मेरा खामद है। खामद? अलबर्क ने हैरत से पूछा, क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने कराई है? इसने मुझे खरीदा है, लड़की ने उदास लहजे में कहा। वो कहाँ चला गया है? नाराज होकर चला गया है, लड़की ने जवाब दिया। इसे शक हो गया कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? अलबर्क ने रोमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होंठों पर शर्मिली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात ना दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूँ। मैदान में सवार और प्यादा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हरबो ज़र्ब के मुजाहरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहरे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फौज देखी थी जो खजाने के लिए सफेद हाथी बनी हुई थी। उसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते थे। उनके साथ अगर फौज का दस्ता हो तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते थे। मवेशी तक खोल कर ले जाते थे। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊंट घोड़ा देखते तो जबरदस्ती ले जाते थे। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फौज राया पर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है। लेकिन सुल्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहरे में शरीक थे, बाकी फौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाशाइयों में फैला दिया गया था ताकि वो लोगों के साथ घुल मिल कर इन पर यह तासर पैदा करे कि फौजी उनके भाई हैं और इन्हीं में से हैं। बदतमीजी या बदअखलाकी करने वाले फौजी के लिए बड़ी सख्त सजा मुकर्रर की गई थी। खादमुद्दीन अलबर्क जो सुल्तान यूबी की जंगी मुशावरती महकमे का सरबराह और राजदां था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोरगुल से बिल्कुल ही लातल्लक हो गया था। लड़की एक जादू बनकर इसकी अकल पर गालब आ गई थी। उसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया। लड़की ने कबूल कर लिया था। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई। अलबर्क ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो खरीदी हुई लौंडी है और बूढ़े ने उसे कैद में रखा हुआ है। वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। लड़की ने यह भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अलबर्क ने अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह उसने मुलाकात की। वो जगह बतानी शुरू कर दी जहां आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता था। इन जगहों में एक जगह लड़की को पसंद आ गई। यही शहर से बाहर कदीम जमाने का कोई खंडर था। अलबर्क ने लड़की से यह वादा भी किया कि वो उसे बूढ़े से आजाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अलबर्क घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकला करता था, मगर उस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला। इधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। कहरा पर सुकूवत तारी था। फौजी मेला खत्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी हुक्म के तहत आरजी कहवा खाने उठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अब ये सुराग लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर या मुजाफाती देहात में रह गए हैं। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फौज में भर्ती हो गए थे और मजीद भर्ती की तवक्को थी। अलबर्क शहर से निकल गया और उसने उस खंडर का रुख किया जहां लड़की को आना था। सहराई की ईदड़ों के सिवा जमीन व आसमान गहरी नींद सो गए थे। लड़की ने अलबर्क से कहा था कि वो बूढ़े की कैदी है और वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। फिर भी अलबर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि लड़की जरूर आएगी। मुमकिन खतरों से निपटने के लिए उसके पास एक खंजर था। औरत ऐसा जादू है कि जिस पर तारी हो जाए वो किसी की परवाह नहीं किया करता। अक्ल दानी से उसका साथ छोड़ जाते हैं। अलबर्क पुख्ता उम्र का आदमी था, मगर वो नादान नौजवान बन गया था। उसे अंधेरे में खंडर के करीब एक तारीक साया सर से पांव तक लिबादे में लिपटा हुआ नजर आया और खंडर के खड़े स्याह बूत में जज्ब हो गया। तो वो तेज चलता खंडर में पहुंचा। गिरी हुई दीवार के शिगाफ से वो अंदर आ गया। आगे अंधेरा कमरा था। छत में बड़ी जोर से कोई बहुत बड़ा परिंदा फड़फड़ाया। अलबर्क ने हवा के तेज झोंके महसूस किए और अचानक इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। उसके साथ ही इसे ची ची की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो जान गया कि ये बड़े चमगादड़ हैं जिनके पंजे उसका मुंह नोच डालेंगे। वो बैठ गया और पांव पर सिरकता कमरे से निकल गया। कमरा उड़ते चमगादड़ों से भर गया था।
आगे सेहन था जिसके इर्द गिर्द गोल बरामदा था। अलबर्क ने यह भी न सोचा कि एक खरीदी हुई कैदी लड़की जिस पर हर वक्त नजर रखी जाती है इस हैबतनाक खंडर में कैसे आएगी। मगर बरामदे में किसी के कदमों की दबी दबी आहट ने उसे बता दिया कि यहाँ कोई मौजूद है। उसने कमर से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। उसके सर पर चमगादड़ उड़ रहे थे। फड़फड़ाने की आवाजें डरावनी थीं। अलबर्क ने आहिस्ता से पुकारा, आसफा। लड़की ने उसे अपना नाम बता दिया था और मेले में ये भी बता दिया था वो किस तरह फरोख्त हुई है। आप आ गए? उसे आसफा की आवाज सुनाई दी। वो बरामदे में से दौड़ती हुई आई और अलबर्क के साथ चिपक गई। कहने लगी, आपकी खातिर जान को खतरे में डालकर आई हूँ। मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद का सकूफ पिला आई हूँ, वो जाग ना उठे। क्या तुम उसे शराब में जहर नहीं पिला सकती? अलबर्क ने पूछा। मैंने कभी कत्ल नहीं किया, आसफा ने कहा। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह किसी गैर मर्द से मिलने से डरावने खंडर में आऊंगी। अलबर्क ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। अचानक उनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे में से अलबर्क गुजर कर आया था इसमें से 2 मशलें निकली। ये लकड़ियों के सरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लिपट कर बनाई गई थी। उनके शोले खासे बड़े थे। अलबर्क ने आसफा को अपने पीछे कर लिया। उसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरूहें थी या लड़की के ताका में इसका खामद आ गया था? अलबर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशले पास आई तो उनके नाचते शोलों में अलबर्क और आसफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें थी। उन्होंने मशले जमीन में गाड़ दी। खंडर का सहन रोशन हो गया। 4 आदमी अलबर्क के गिर्द भूखे भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने लगे। आसफा उसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज आई, मिल गए, जिंदा ना छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खामद की आवाज थी। आसफा अलबर्क के हक़ में आ गई। उसने हकारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। 4 मुसल्लह आदमी इनके गिर्द खड़े थे। बर्छी वाले ने बर्छी आहिस्ता आहिस्ता आसफा की तरफ की और इसके नोक इसके पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो। क्या तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आई हो? आसफा ने झपटा मारकर बर्छी पकड़ ली और झटका देकर बर्छी छीन ली। आसफा अलबर्क से अलग होगी और ललकार कर कहा, आओ आगे आओ, मैं देखती हूँ कि तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अलबर्क खंजर आगे किए इसके सामने आ गया। लड़की ने बर्छी से इस पर वार किया जिससे उसने बर्छी छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। उसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने के लिए सिर्फ पैंतरे बदले। वो अलबर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी मगर वार खाली जाता था। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो 2 आदमी इसके पीछे आए। आसफा एक ही जिस्म इसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर में उन्होंने अलबर्क और आसफा पर हमले किए। आसफा उन पर टूट टूट पड़ती थी। अलबर्क वार बचाता था और खंजर से वार करने की कोशिश करता था मगर अजीब अमर यह था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई जख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेगजनी के जौहर दिखाए मगर अलबर्क और आसफा को खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, और लड़ाई बंद हो गई। मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी दलेर और बहादुर है। अगर इसे मैं जबरदस्ती ले भी गया तो ये मुझे कत्ल कर देगी। मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। अलबर्क ने कहा, कहो तुमने इसे कितने में खरीदा था? बूढ़ा हाथ आगे बढ़ा और अलबर्क से हाथ मिलाकर बोला, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं ये लड़की तुम्हें बख्श देता हूँ। इसे तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी खातिर इतने सारे आदमियों के मुकाबले में आ गई है। मैं इसे इसलिए भी तुम्हारे हवाले करता हूँ कि ये जंगजू नस्ल की लड़की है। मैं ताजर और सौदागर हूँ। ये किसी तुम जैसे जंगजू के घर में अच्छी लगेगी। तीसरी वजह यह है कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत के हाकिम हो। मैं सुल्तान का वफादार और मरीद हूँ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। जाओ, मैंने इसे तलाक दी और इसे तुम पर हलाल कर दिया। चलो दोस्तों, इन्हें अकेला छोड़ दो। वो मछली उठाकर चले गए। अलबर्क की हैरत की इंतहा ये थी कि इसके पांव तले जमीन हिलने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसे बूढ़े का फरेब समझ रहा था। इसे ये खतरा नजर आ रहा था कि ये लोग रास्ते में घात लगाकर इन दोनों को कत्ल कर देंगे। आसफा के हाथ में बर्छी थी, वो अलबर्क ने ले ली और कुछ देर बाद खंडर से निकले। वो दाएं बाएं और पीछे देखते तेज तेज चलने लगे। जरा सी आहट सुनाई देती तो वो चौंक कर रुक जाते, हर तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते। शहर में दाखिल हुए तो उनकी जान में जान आई। आसफा ने रुक कर बाजू अलबर्क के गले में डाल दी और पूछा, आपको मुझ पर इत्मीनान है या नहीं? अलबर्क ने उसे सीने से लगा लिया। उस पर जज्बात का इतना गलबा था कि वो कुछ बोल ना सका। लड़की ने उसे बेदाम खरीद लिया था। इसे ये तो अब पता चला था कि लड़की से कैसी दीवानगी से चाहती है और कितनी बहादुर है।
दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। उसकी बीवी उसकी हमउम्र थी। आसफा को देखकर उसने महसूस किया कि वो बीवी इसके काम की नहीं रही। उस दौर में जब औरत फरोख्त होती थी, घर में बीवी की कोई हैसियत नहीं थी। बिया के वक्त 4 बीवियां तो खामद अपना हक समझता था, लेकिन जो पैसे वाले थे वो 2-4 खूबसूरत लड़कियां बगैर निकाह के रख लेते थे। मुसलमान उमरा को औरत ने ही तबाह किया था। उनके यहाँ ये भी रिवाज था कि एक आदमी की बीवियां खामद की खुशनुदी हासिल करने के लिए ढूंढ कर खूबसूरत लड़कियां खामद को बतौर तोहफा पेश करती थी। अलबर्क जब आसफा को साथ लिए घर में दाखिल हुआ तो सब सोए हुए थे। सुबह उसकी बीवी ने अपने खामद के पलंग पर इतनी हसीन लड़की देखी तो उसे जरा भर महसूस न हुआ कि उसका सहाग उजड़ गया है, बल्कि वो खुश हुई कि इसके इतने अच्छे खामद को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है। उसके आ जाने से वो कुछ फराइज से सुबकदोश हो गई थी। अलबर्क की हैसियत ऐसी थी कि वो ऐसी एक और बीवी या दाश्ता रख सकता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों को औरत से और औरत को मुसलमानों से आजाद करना चाहता था। वो एक खामद एक बीवी का हुक्म नाफज करना चाहता था, मगर अभी वो हर उस अमीर और वजीर को दुश्मन बनाने से डरता था जिसने कई लड़कियों को घरों में रखा हुआ था। औरत के खरीदार यही लोग थे। इन्हीं की दौलत से औरत खुली मंडी में नीलाम होती थी, अगवा की वारदातें होती थी, कत्ल और खून खराबे होते थे, और उमरा और हाकिमों की जनपरस्ती का ही नतीजा था कि ईसाइयों और यहूदियों ने लड़कियों की वसासत से सल्तनत इस्लामिया की जड़ों में जहर भर दिया था। इसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह एहसास भी परेशान किए रखता था कि यही औरत मर्दों की दोष कुफार के खिलाफ लड़ा करती थी, मगर अब ये औरत जो जहाद में मर्द के लिए आधी कुव्वत थी, मर्द की तफरीह और अय्याशी का जरिया बन गई है। इससे सिर्फ ये नहीं हुआ कि कौम की आधी जंगी कुव्वत खत्म हो गई है, बल्कि औरत एक ऐसा नशा बन गई है जिसने कौम की मर्दानगी को बेकार कर दिया है। सुल्तान अय्यूबी औरत की अजमत को बहाल करना चाहता था। उसने एक ऐसा मंसूबा तैयार कर रखा था जिसके तहत वो गैर शादीशुदा लड़कियों को बाकायदा फौज में भर्ती करना चाहता था। उसी के तहत हरम भी खाली करने थे, मगर ऐसे अहकाम वो उसी सूरत में नाफज कर सकता था कि सल्तनत की खिलाफत या इमारत उसके हाथ आ जाए। ये मुहिम बड़ी दुश्वार थी। इसके दुश्मनों में अपनों की तादाद ज्यादा थी और वो जानता था कि कौम में ईमान फरोशी की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे ये मालूम नहीं हुआ था कि इसका एक मोतमद खास और हुकूमत के राजों का रखवाला खादमुद्दीन अलबर्क भी एक नौजवान हसीना को घर ले आया है, और ये लड़की उसके उसाब पर ऐसी बुरी तरह छा गई है कि वो अब फराइज सल्तनत से बेपरवाह हो सकता है। फौजी मेले में मिस्र के लोग सुल्तान अय्यूबी की फौजी ताकत से मरूब नहीं हुए, बल्कि इसे इस्लामी और मिस्री फौज समझकर इससे मुतासर हुए थे। सुल्तान अय्यूबी तकरीरें करने वाला हाकिम नहीं था, लेकिन उस दिन इतने बड़े इज्तिमा से उसने खिताब करना जरूरी समझा। उसने कहा कि यह फौज कौम की असमत की महाफत और इस्लाम की पासबान है। उसने सलीबियों के अजाइम तफसील से बयान किए और मिस्रियों को बताया कि अरब में मुसलमान उमरा और हाकिमों की तायश परस्ती की वजह से सलीबियों ने वहां मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। वो काफिलों को लूट लेते हैं, मुसलमान लड़कियों को अगवा करके बेआबरू करते हैं, फिर इन्हें बेच डालते हैं। सुल्तान अय्यूबी ने लोगों को कौमी जज्बे से आगाह करके इन्हें कहा कि वो फौज में भर्ती होकर अपनी बेटियों की असमत और इस्लाम की अजमत की पासबानी करें। सुल्तान की तकरीर में जोश था और ऐसा तासर कि तमाशाइयों के दिलों में हलचल मच गई और इसी रोज जवान आदमी फौज में भर्ती होने लगे। 10 रोज तक भर्ती होने वालों की तादाद 6000 हो गई। इसमें कमोबेश 1500 जवान अपने ऊंट साथ लाए और 1000 के करीब घोड़ों और खच्चरों समेत आए। सुल्तान ने उन्हें जानवरों का मुआवजा फौरी तौर पर अदा कर दिया और फौज ने इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेले के 3 माह बाद सुल्तान की फौज में 3 जराइम की रफ्तार बढ़ने लगी: चोरी, जुआबाजी और रात की गैर हाजिरी। ये जराइम इससे पहले भी होते थे, लेकिन ना होने के बराबर थे। फौजी मेले के बाद ये वबा की सूरत इख्तियार करने लगे। इन तीनों की बुनियाद जुआबाजी थी। चोरी की वारदातें इसी तक महदूद थी कि सिपाही की कोई जाती चीज चुरा कर बाजार में बेच डालता था, मगर एक रात फौज के 3 घोड़े गायब हो गए। सवारों और सिपाहियों की तादाद पूरी थी, कोई भी गैर हाजिर नहीं था। अगर इस नुकसान को नजरअंदाज कर दिया जाता तो अगली बार 10 घोड़े चोरी हो जाते। आला हुकाम तक रिपोर्ट पहुंची। उन्होंने फौजियों को तनबीह की, सजा से डराया, खुदा से डराया, मगर ये तीनों जराइम बढ़ते गए। एक रात एक सिपाही पकड़ा गया। वो कहीं से कैंप में आ रहा था। उससे पहले रात को गैर हाजिर होने वाले सिपाही चोरी छुपे संतरियों से बचकर निकल जाते और बचते बचाते आ जाते थे, लेकिन ये सिपाही लड़खड़ाता आ रहा था। संतरी ने उसे देखा और उसे पुकारा। सिपाही रुक गया और गिर पड़ा। संतरी ने देखा कि यह खून में नहाया हुआ था। उसे उठाकर अपने ओहदेदार के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी की गई, मगर वो जिंदा न रह सका। मरने से पहले उसने बताया कि वो अपने एक साथी सिपाही को कत्ल कर आया है और इसकी लाश कैंप से निसफ कोस दूर एक खेमे में पड़ी है। इसके बयान के मुताबिक वहां 3 खेमे थे। वो लोग खानाबदोश थे। उनके पास खूबसूरत औरतें थी। वो इन औरतों की नुमाइश फौजियों में करते थे। रात को सिपाही वहां तक पहुंच जाते थे। वो दूसरों को बताते तो वो भी चले जाते।
وہ खानाबदोश सिर्फ अजमत फरोश नहीं थे, इनकी हर औरत अपने हर फौजी गाहक को ये तासर देती थी कि वो इस पर फिदा है और इसके साथ शादी कर लेगी। बाद की तहकीकात से पता चला कि उन्होंने सिपाहियों में रुकावट पैदा कर दी थी। उसी का नतीजा था कि ये दो सिपाही खानाबदोशों के खेमे में लड़ पड़े। एक मारा गया और दूसरा जख्मी होकर आया और बयान देकर मर गया। दूर से सिपाही की लाश लाने के लिए आदमी रवाना कर दिए गए। उनके साथ एक कमांडर भी था। मरने वाले सिपाही ने रास्ता और जगह बता दी थी। वहां गए तो देखा कि सिपाही की लाश पड़ी है, खेमे नहीं है। वहां के निशान बता रहे थे कि यहाँ से खेमे उखाड़े गए हैं। रात के वक्त उनकी तलाश मुमकिन नहीं थी। सिपाही की लाश उठा लाए। उस हादसे की रिपोर्ट सुल्तान यूबी को दी गई और ये भी बताया कि फौज में जराइम बढ़ गए हैं और 3 घोड़े भी चोरी हो चुके हैं। सुल्तान अली बिन सफियान को बुलाकर कहा कि वह सिपाहियों के बेस में अपने सुरागरसा फौज में शामिल करके मालूम करे कि ये जराइम क्यों बढ़ गए हैं। सुल्तान ने इस सिलसिले में अलबरक को भी हुक्म दिया। इस क्यों का जवाब शहर के अंदर मौजूद था। जहां तक अली बिन सफियान के सुरागरसा की रसाई महाल थी। ये एक बहुत बड़ा किला नुमा मकान था। मिस्रियों का एक कुंबा नहीं बल्कि पूरा खानदान इसमें रहता था। इस मकान और मकीनों को शहर में इज्जत हासिल थी क्योंकि यहाँ खैरात बहुत तकसीम होती थी। नादारों को यहाँ से माली मदद मिलती थी। फौजी मेले में इस खानदान ने सुल्तान यूबी को अशरफियों की 2 थैलियां फौज के लिए पेश की थी। ये सौदागर खानदान था। मिस्र में सुल्तान यूबी के आने से पहले ये मकान सूडानी फौज के बड़े रुतबे वालों और इंतजामिया के हाकिमों की मेहमानगाह बना रहा था। सूडानियों को सुल्तान यूबी ने आकर खत्म कर दिया तो इस खानदान की वफादारियां हुकूमत के साथ रहीं और ये सुल्तान यूबी का वफादार हो गया। जिस रोज सुल्तान यूबी ने अलबरक और अली बिन सफियान को हुक्म दिया कि वो फौज में जराइम की वबा की वजूहात मालूम करें, उससे अगली रात इस मकान के एक कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। शराब का दौर चल रहा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसे देखकर सब उठ खड़े हुए। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसका आधा चेहरा नकाब में था। कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया गया और लड़की ने नकाब उठा दिया। वो बूढ़े के साथ बैठ गई। कल अमीर मिस्र तक ये इत्तला पहुंच गई है कि फौज में जुएबाजी और बदकारी बढ़ गई है। बूढ़े ने कहा, हमारी आज की ये नशिस्त बहुत अहम है। अमीर ने सिपाहियों के बेस में फौज में सुरागरसान शामिल करने का हुक्म दे दिया है। हमें इन सुरागरसानों को नाकाम करना है। ताज़ा इतला बड़ी ही अमीद अफजा है। 2 मिस्री सिपाहियों ने एक औरत पर लड़कर एक दूसरे को कत्ल कर दिया है। ये हमारी कामयाबी की इब्तिदा है। 3 महीनों में सिर्फ एक मुसलमान सिपाही ने दूसरे को कत्ल किया और खुद भी कत्ल हुआ है। एक आदमी ने बूढ़े की बात काट कर कहा, कामयाबी की ये रफ्तार बहुत सुस्त है। कामयाबी हम उसे कहेंगे जब यूबी का कोई नायब सालार अपने सालार को कत्ल कर देगा। मैं कामयाबी इसे कहूंगा जब कोई सालार या नायब सालार सलाहुद्दीन यूबी को कत्ल करेगा। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम है कि 1000 सिपाही कत्ल हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुतमईन नजर यूबी का कत्ल है। आप सबको पिछले साल के दोनों वाकयात याद होंगे। साल पर सुल्तान यूबी पर तीर चलाएगा और वो खता गया। रूम से आदमी आए, वो ऐसे नाकाम हुए कि सब के सब मारे गए और एक बदबख्त मुसलमान हो गया। इससे क्या ज़ाहिर होता है? ये कि सुल्तान को कत्ल करना इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। यह भी हो सकता है कि यूबी कत्ल हो जाए तो इसका जानशीन इससे ज्यादा सख्त और कट्टर मुसलमान साबित हो। इसलिए ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि इसकी फौजों को इस खूबसूरत तबाही के रास्ते पर डाल दो जिस पर सलीब के परस्तारों ने बगदाद और दमिश्क के मुसलमान उमरा और हाकिमों को डाल दिया है। सलीब के परस्तारों और सूडानियों को शिकस्त खाई 1 साल गुजर गया है। एक ने कहा, इस 1 साल में आपने क्या किया है? मुहतरम, आप बड़ा लंबा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। 2 आदमियों का कत्ल बेहद लाजमी है। एक सलाहुद्दीन यूबी, दूसरा अली बिन सफियान। अगर अली बिन सफियान को खत्म कर दिया जाए तो यूबी अंधा और बहरा हो जाएगा। एक और ने कहा, मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान यूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती हैं। बूढ़े ने कहा और लड़की की पीठ पर हाथ रखा जो उसके साथ आई थी। बूढ़े ने कहा, ये हैं वो आंखें, देख लो इन आंखों में क्या जादू है। तुम सब ने सलाहुद्दीन यूबी के एक हाकिम खादमुद्दीन अलबरक का नाम सुना होगा। तुम में से बाज ने इसे देखा भी होगा। सिर्फ 2 आदमी हैं जो सलाहुद्दीन यूबी के सीने में देख सकते हैं, एक अली, दूसरा अलबरक। अली बिन सफियान को कत्ल करना हमाकत हो गया। मैंने जिस तरह अलबरक पर कब्जा कर लिया इसी तरह अली पर भी कर लूंगा। अलबरक आपके कब्जे में आ चुका है? एक ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छीनकर कहा, मैंने इसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैंने आज आप सबको चंद और बातें बताने के अलावा ये खुशखबरी भी सुनाने के लिए बुलाया है। हमें जल्दी बर्खास्त होना है क्योंकि हम सबका एक जगह इकट्ठा होना ठीक नहीं। इस लड़की को तुम सब शायद जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी उस्तादी से ये ड्रामा खेलेगी। इसकी उम्र देखिए पुख्ता नहीं है।
میں پورا 1 سال ایسے موقع کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا کہ علی بن سفیان یا البرق کو یا دونوں کو پھانس سکوں۔ میں ان سے ملا کبھی نہیں، کیونکہ میں نے ان کی شناخت میں نہیں آنا چاہتا۔ فوجی حکام کو سلطان شہریوں سے دور رکھتا ہے۔ آخر اس نے فوجی میلے کا اعلان کیا اور مجھے پتا چل گیا کہ اس نے اپنے فوجی کمانداروں، سالاروں اور عہدیداروں سے کہا ہے کہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ان پر اپنا روب نہیں بلکہ اعتماد پیدا کریں۔ مجھے علی بن سفیان کہیں نظر نہیں آیا۔ اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا تھا۔ البرق نظر آ گیا، اس کے ساتھ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ میں نے لڑکی کو اس کے پاس بٹھا لیا۔ اسے میں 8 مہینوں سے استادی طریقے سکھا رہا تھا۔ مجھے اپنا بوڑھا خامد اور اپنے آپ کو خریدی ہوئی مظلوم لڑکی بتا کر اس نے البرق جیسے مومن کو اپنی خوبصورتی میں گرفتار کر لیا۔ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے کھنڈر میں کیا ناٹک کھیلنا ہے۔ لڑکی کھنڈر میں چلی گئی۔ میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ 2 آدمی اس وقت یہاں موجود ہیں، 2 کو آپ سب نہیں جانتے، وہ ہمارے گروہ کے آدمی ہیں۔ میں نے البرق پر ثابت کر دیا کہ یہ اس کی خاطر جان دے دے گی۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے البرق پر اور اس پر تلواروں سے حملے کیے۔ اس نے برچھی کے وار کیے۔ یہ ناٹک اس قدر حقیقی معلوم ہوتا تھا کہ البرق کو شک تک نہ ہوا۔ کمبخت کے دماغ میں یہ بھی نہ آئی کہ تلواروں کے اور برچھی کے اتنے وار ہوئے مگر کوئی زخمی تک نہ ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر یہ کھیل ختم کیا کہ یہ لڑکی اتنی بہادر ہے کہ کسی بہادر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے البرق کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے اپنا نام آصفہ بتا رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنی پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے۔ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ پہلی بیوی اسی گھر میں رہتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے۔ لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیسے کیسے طریقوں سے سلطان ایوبی کے اس معتمد خاص کی عقل کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ ان 3 مہینوں میں یہ لڑکی مجھے صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے۔ بوڑھے نے کہا، سلطان ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے۔ اس میں سے وہ آدمی مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑانے کے لیے لے جائے گا۔ اس کی نظر یروشلم پر ہے، لیکن البرق سے اس لڑکی نے جو راز لیے ہیں وہ یہ ہے کہ سلطان سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعہ داروں کو متحد کرے گا۔ اس کے اتحاد کو صلیب کے پرستاروں نے بالکل اسی طرح بکھیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البرق کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ البرق اب ہمارے گروہ کا فرد ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے۔ وہ اتنا ہی وفادار اس لڑکی کا بھی ہے۔ یہ لڑکی سلطان، قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرق اسے قوم کی جاں باز بیٹی سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن جوانی اور محبت کے عملی اظہار کا جادو الگ ہے۔ البرق کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ ضرورت ہی کیا ہے، وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ سلطان ایوبی اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس گروہ کے ایک رکن نے پوچھا۔ اس کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ صلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں، ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے۔ البرق سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جاں بازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے جسے وہ صلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا۔ اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ انہی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور 6-7 ہزار جوان بھرتی کر لیے ہیں۔ لوگ ابھی تک بھرتی ہو رہے ہیں۔ بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں۔ مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کر دو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کرا دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹرینیں دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے، جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے سلطان کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رکاوٹ بھی پیدا کر دی ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے۔ 2 سپاہی ایک عورت کے خیمے میں یک وقت پہنچ گئے۔ دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایک تو خیمے میں ہی مر گیا، دوسرے کے متعلق پتا چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البرق کو حکم دیا ہے کہ فوجوں میں اپنے سراغرساں بھیج کر معلوم کریں کہ جوا بازی اور چور چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہیں کہہ دیں کہ کیمپوں کے قریب نہ جائیں۔
اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آصفہ جس کا اصلی نام کچھ اور تھا 5ویں چھٹی رات اس بوڑھے کو اطلاعیں دینے جاتی ہے جو وہ البرگ سے حاصل کرتی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البرگ کو شراب میں ایک خاص سفور گھول کر پلا دیتی ہے، اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ مجلس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہریوں اور قصبوں میں خفیہ قہبہ خانے اور قمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہیں۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا برخاست ہوئی، وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے۔ ایک آدمی باہر دب جاتا تھا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا، بوڑھا بھی چلا گیا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ تاریخی سلسلے کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اسی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔